हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा को देख चुके थे और आज के वीडियो में देखने वाले हैं कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत में देखेंगे सेल थ्योरी में देखने वाले हैं एनिमल सेल को देखेंगे, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका को देखने वाले हैं। तो चलिए 40 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? जिसका सही आंसर होगा बी नंबर। केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 को देखने वाले हैं। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज को विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 देखने वाले हैं। अधिकांश कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर एटीपी। ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? तो यह एक एटीपी है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 को देखने वाले हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम का खोज जो किया था डी डुबे ने किया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लाइसोसोम का खोज जो किया है डी डुबे ने किया है। आगे देखेंगे प्रश्न को। यहाँ पे दिया हुआ है लाइसोसोम, यह आत्महत्या की थैली है और इसका जो पीएच मान होता है 4.5 से 5 के बीच में होता है लाइसोसोम का पीएच मान। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 44 कोशिका में 6 कार्बन वाले अणुओं ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विघटन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर कहाँ होगा? तो कोशिका द्रव में होगा, कोशिका द्रव में होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 को देखने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उप इकाई संरचना क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है 50S से और 30S होता है, 50S और 30S होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 को देखने वाले हैं। प्राकेंद्रीय कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर जो है गलत विकल्प है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। ये प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होता है। आगे देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 47 को देखने वाले हैं। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कितनी ऊर्जा निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा 30.5 किलो मोल निकलता है, किलो मोल निकलता है। आगे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 को देखने वाले हैं। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों को औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह जहरीले पदार्थ को खत्म कर देता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस प्रकार के ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो चपटी कोशिकाएं जो होती है किस प्रकार के ऊतक में होता है? तो सही सी नंबर होगा साल्क उपकला में। साल्क उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 को देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर जो है गलत है। कहता माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। बाकी बात ये तीनों सही है। कहता किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। डी नंबर जो है ये गलत है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कहता कोशिकाओं की यकृत में कोशिका SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर औषधियों और विषों का निराविषीकरण का किया जाता है। औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे।
प्रश्न संख्या 52 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाता है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प प्रश्नों का सही उत्तर करता है? कथा कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और विभाजन बी और कहाँ होता है? इसको देखने वाले हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सही आंसर होने वाला है सी नंबर का सही आंसर है। कहता ए जो है समसूत्री विभाजन होता है, बी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए है समसूत्री विभाजन और बी है अर्धसूत्री विभाजन है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 को देखने वाले हैं। कहता निम्न में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के प्रोटीन का कारखाने के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, राइबोसोम जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 54 को देखने वाले हैं। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 55 को देखने वाले हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न में से किस कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग में को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 को देखने वाले हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सेम प्रश्न है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न। कहता स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कौन से जीवों पर ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, यानी वायरस पे जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। शैवाल पे होता है, जंतु पे होता है और कवक पे होता है। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 को देखने वाले हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कॉर्क का निरीक्षण करके, यानी कॉर्क को काट कर देखा तो यह वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसमें दिखाई पड़ा, और ये 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। याद रखेंगे, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, यह मृत कोशिका की खोज किया था, और जीवित कोशिका का जो खोज किया था ये ल्यूमेन हॉक ने किया था। ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव कहा जाता है। जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 को देखने वाले हैं। 61। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कहता केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। कहता साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी द्रव होती है जो डैश में मौजूद होती है। किसमें मौजूद होता है? तो डी नंबर होगा इसका सही आंसर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। आगे देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 63 को देखने वाले हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। कहता पानी की कमी के कारण कोशिका संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोसिस होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न। कहता डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर,
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 को देखने वाले हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 को देखने वाले हैं। कहता है इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र का सिरखंड माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मेटाफेज का गठन करता है। मेटाफेज का गठन करता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 67 को देखने वाले हम लोग। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका जो है स्वतंत्र अवस्था के सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 68, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 69 देखने वाले हैं। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय जो है क्या करता है? तो ये पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन यानी यातायात प्रबंधन भी इसे गोल्जिकाय को कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काम में आता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 को देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा झिल्ली संयुक्त थैली पाचक एंजाइम भरी होती है? तो पाचक एंजाइम किसमें भरी होती है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम पाचक एंजाइम होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 देखने वाले हैं। देखेंगे लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। कब किया था? तो ये 1955 में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। आगे प्रश्न को देखेंगे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लाइसोसोम ये आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर, निम्न लिखित में से कोशिकांग में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसका खोज डी डुबे ने किया था 1955 में। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 को देखने वाले हैं। राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं राइबोसोम? तो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म का खोज जो किया है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ये प्रुकुंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 देखने वाले हैं। कहता डैश कोशिका की एक प्रकार अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा, कौन सा कोशिका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, लाइसोसोम जो है ये खराब कोशिका को पचाकर खत्म कर देते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 को देखने वाले हैं। 75 देखेंगे। कहता है निम्न में से कोशिका का कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में सहायता होता है, उसे साथ ही कोशिकाओं को क्लंत भी करता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। याद रखेंगे, ये कोशिका को खराब गला सड़ा कोशिका को ये खाकर खत्म यानी पचाकर खत्म कर देते हैं लाइसोसोम, और ये साफ रखने में मदद करता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर। कहता है पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रसधानी होती है। ये गलत है। पादप कोशिका में बड़ा रसधानी होता है क्योंकि इसको पानी का ज़रूरत अधिक है, इसलिए इसमें बड़ा होता है। मानव में यानी जानवर में ये सब छोटा रसधानी होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 इनमें से कौन सा तरल पदार्थ अंत में
अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो लसिका कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 78 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से अर्धसूत्री के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्री 2 चरणों में होती है, ये तो सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणाम कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये गलत है। 2 गुनी नहीं हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाती है, ये गलत है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 79 देखने वाले हैं। 79 देखेंगे, किसी कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग को कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग जो है नाभिक है, सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक यानी केंद्रक है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 81 को देखने वाले हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, यानी राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं, 82 नंबर, निम्न में से कौन सा कोशिकांग को केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पशु एनिमल में पाया जाता है, तो लाइसोसोम केवल एनिमल में पाया जाता है, याद रखेंगे, लाइसोसोम केवल एनिमल में पाया जाता है। बाकी बात सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम ये तीनों दोनों में पाया जाता है, मानव में थी एनिमल में पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 83 को देखने वाले हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समसूत्री। समसूत्री विभाजन में शरीर में चोट मरम्मत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, समसूत्री विभाजन, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 84 को देखने वाले हैं। कहते एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, इसमें सबसे बड़ी दिया हुआ है, तो ये सही है। सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। आगे देखेंगे, 85 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जल सबसे अधिक होता है, यानी 65 से 80% तक कोशिका में क्या होता है? जल ही होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86 को देखेंगे, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, यानी वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 को देखने वाले हैं। कहता कौन सुमेलित कीजिए? कहता लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, तो एक का सी नंबर होगा, तो एक का सी इसमें नहीं है, खत्म हो गया, एक का सी इसमें भी नहीं है, खत्म हो गया, ये या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखेंगे प्रोटीन का फैक्ट्री, एक प्रोटीन पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सॉरी पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 3 का ए नंबर होगा, तो 3 का ए नंबर बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 88 नंबर प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है। देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कहता कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका होगा केंद्रक। केंद्रक जो है प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, केंद्रिका नहीं होगा, याद रखेंगे, केंद्रिका भी रहेगा ऑप्शन में, केंद्रक भी रहेगा, तो केंद्रक इसका करता है, यानी नाभिक करता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 89 को देखने वाले हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो गुणसूत्र मध्य रेखा पर, इसका सही होगा मेटाफेज। गुणसूत्र जो है इसमें मध्य रेखा पर स्थित होता है। आगे देखेंगे प्रश्न को,
अब देखने वाले हम लोग पादप कोशिका, प्लांट सेल को देखेंगे। पादप कोशिका तथा निम्न में से दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। तो ये जो दिख रहा है कोशिका, ये कहाँ पाया जाता है, तो वैक्यूल्स वगैरह कहाँ पाया जाता है, और सेल वॉल, साइटोप्लाज्म ये जड़ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जड़ में। जड़ में ये पाया जाता है, जड़ की कोशिकाएं हैं। आगे देखेंगे प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न देखो, पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देता है। कौन कर देता है परिवर्तन, तो जल। कहता है पादप कोशिकाओं में मौजूदा जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देता है। इसका सही आंसर होगा जल होगा। 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। पौधे में अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाए जाने के कारण इसमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत नहीं होती है, और ये चल भी नहीं सकते, इसलिए इसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखने वाले हैं। 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति का क्या काम है, तो कोशिका का अंदर की कोशिका का पादप का रक्षा करना है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 94 को देखेंगे, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। तो किन कोशिकाओं में अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। तो लवक यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 को देखने वाले हैं। पादप कोशिका में श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। ये सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादक जो है पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित होता है, तो इसका सही आंसर होगा रसधानी में संचित होता है, रसधानी में संचित होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 97 को देखने वाले हैं। कहता पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है हरित लवक में मौजूद होता है, हरित लवक पत्ती में पाया जाता है, याद रखेंगे, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं। तो केवल पादप में कौन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्लास्टिड यानी लवक जो है केवल पादप में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। बाकी बात माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और लाइसोसोम ये मानव में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और लाइसोसोम ये मानव में पाए जाते हैं, और पादप में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 99 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 99 को देखेंगे हम लोग। कहता है जब आप किसी पादप कोशिका में कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अधिक तनु बाह्य माध्यम से रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका को जल का अवशोषण करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि तंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे अपने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है। तो जल के दाब को सहने में सहायता कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न आकृति में दिखाई गई पादप कोशिकाओं में हम विशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए जाते हैं। विशिष्ट उत्पाद कहाँ
पा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर तीर चार द्वारा दिखाई गई क्षेत्र में, तीर चार द्वारा दिखाई गई क्षेत्र में, यानी यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें विशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। इसमें कोशिका के हम अपशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 101, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रह करता है? स्टार्च, प्रोटीन और तेल को संग्रह कौन करता है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ओवर्णी लवक करता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 102 को देखने वाले हैं। निम्न में से चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, पत्ती और प्रारोह में पाया जाता है। पत्तियों और प्रारोह में इस प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 103 को देखने वाले हैं। कहता वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, किस में पाया जाता है? तो वायुतक कोशिकाएं देखते हैं किस में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, जलकुंभी में वायुतक कोशिकाएं पाई जाती है। जलकुंभी में वायुतक कोशिकाएं पाई जाती है। 104 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रंगहीन लवक क्या है कहलाते हैं? तो रंगहीन जो होता है उसे क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। और रंगहीन होता है ये जड़ में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, रंगहीन कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 105 को देखेंगे। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्लाज्मा झिल्ली और अंतवर्लन में होता है। इनफ्लूडिंग कहता कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जीवाणु जो होता है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतवर्लन में पाया जाता है, अंतवर्लन में, इनफ्लूडिंग में पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 106, पादप कोशिका की भित्तियां किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्तियां जो होता है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 107 देखने वाले हैं। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 108 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 108 को देखेंगे हम लोग। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हरित लवक करता है, प्रकाश ऊर्जा को लेता है ये हरित लवक, प्रकाश ऊर्जा। और ये हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पत्ता में पाए जाते हैं, पत्ता में हरित लवक पाए जाते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 109 नंबर प्रश्न, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 को देखने वाले हैं। निम्न में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है तो ये लवक होगा। सही आंसर होगा लवक, यानी प्लास्टिड जो है केवल पादप में पाया जाता है। और प्लास्टिड का काम क्या है? तो इसका सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन का कार्य करता है। और मानव में कोशिका के विभाजन का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। याद रखेंगे, मानव में सेंट्रोसोम और पादप में कोशिका विभाजन का जो कार्य करता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, यानी आगे के प्रश्न को देखेंगे। एक 111 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? तो फलों एवं सब्जियों के रंगों के लिए निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है फलों का रंग एवं सब्जियों के रंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, एंथोसाइनिन। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 को देखने वाले हैं। पौधे में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लूनोइड्स वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण होता है।
देखेंगे 113 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा कोशिका जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, बाकी बात एनिमल में नहीं पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 114 को देखने वाले, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्लोरोफिल करता है। 115 नंबर प्रश्न देखेंगे, उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब देखने वाले हम लोग उत्तक। उत्तक देखेंगे, उत्तक को देखने वाले हैं, जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण कौन सा उत्तक करता है। तो इसका सही आंसर होगा उपकला उत्तक। उपकला उत्तक का क्या कार्य है, तो वृक्क नलिकाओं भित्तियों का निर्माण करना है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। प्रश्न संख्या 117 देखने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे विचित्र अंगक माना जाता है। आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।